वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट के फैसले की पूरी जानकारी वकीलों ने दी। उन्होंने क्या कहा है, आपको देखिए इस वीडियो में। वक्फ एक्ट का जो चैलेंज है उस पर आज सुनवाई थी। बतौर खास इंटरिम रिलीफ की जो एप्लीकेशंस थी या प्रेयर्स थी उस पर आज सुनवाई होना थी। यूनियन ऑफ इंडिया ने अपना काउंटर एफिडेविट 1300-1400 पेज का फाइल किया है। उस पर रिजॉइंडर्स आए 250, 200, 300 पेजेस के। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बैठते ही ये कहा कि क्योंकि प्लीडिंग्स हैं और इस पे सुनवाई होना चाहिए इवन इंटरिम रिलीफ पे भी, और मैं जजमेंट रिजर्व नहीं करना चाहता। उनके मायने ये थे कि 13 को वो रिटायर हो रहे हैं, कम टाइम है, जजमेंट रिजर्व करके डिलीवर कैसे करेंगे। तो बेहतर ये है कि जो नए चीफ जस्टिस आए हम उनके यहाँ जब वो आ जाएंगे 14 मई को तो वो इसकी सुनवाई करें। और पहले 14 मई की डेट दे रहे थे, फिर आखिर में 15 मई की तारीख को लगा दिया गया है ये इंटरिम रिलीफ के लिए और अदरवाइज सुनने के लिए। और जस्टिस गवई की बेंच 15 मई को इस मैटर को अब सुनेगी। It's a good decision of the court because saving the judicial time should be the most priority. The judge is going to be, the chief justice is going to be retired on 16th, and on the 17th the new CJI will resume the office. So it will be better that the new CJI will heard the matter because there is no time to heard matter and reserve the judgment and writing the judgment. So all those exercise will go in vain because just there is no time with the bench. So it's a good decision by the CJI actually. कोई भी चीज की जब सुनवाई होती है तो उसकी मुकम्मल सुनवाई होनी चाहिए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब इज रिटायरिंग ऑन 14th, तो इसमें कितना वक्त लगेगा, कितना वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि हर एक पहलू की सरसरी तौर से सुनवाई नहीं हो सकती। सरसरी तौर से प्राइम फेसाई, जैसे प्राइम फेसाई स्टे दिया गया, प्राइम फेसाई स्टे में भी तकरीबन 2 घंटे की हियरिंग हुई थी। तो ये प्राइम फेसाई स्टे के लिए 2 घंटे की हियरिंग थी, तो पूरी समाअत या पूरी सुनवाई के लिए तो मेरे ख्याल है कि 20, 25, 50 घंटे की हियरिंग हो सकता है चले, और एक दिन में 2-4 घंटे से ज्यादा मिल नहीं सकते। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो रहे हैं 14 तारीख को, तो उनकी तरफ से बिल्कुल सही प्रपोजल है ये कि ये साहब दूसरी बेंच सुने। तो जस्टिस गवई साहब की जो भी कुछ बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी 15 तारीख को उसमें सुनवाई इसकी होगी, और उसके बाद से विधिवत सुनवाइयां जब तक वो चलेंगी जब तक वो होगी। हियरिंग के बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार हर तरह का जवाब देने के लिए तैयार है। एक छोटी सी टिप्पणी, उस पर क्या कहना चाहिए? सरकार का जो जवाब है वो उनका जवाब तथ्यों पर आधारित नहीं है, वो बेसिकली कुतर्क है उनका जवाब। वो जवाब जो है उनका वो संविधान की रूह के खिलाफ है, भारत का जो संविधान है उसकी रूह के खिलाफ है, और वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है, जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, वो उसके खिलाफ है, क्योंकि वक्फ बाई यूजर को बेसिकली वो खत्म करना चाहते हैं। वक्फ बाई यूजर जो वक्फ सैकड़ों साल से अस्तित्व में है, आप कहते हो कि 4-5 साल से अस्तित्व में आ गया, कौन सी मस्जिद बन जाएगी 4-5 साल के अंदर? दरगाहें बन जाएंगी, खानगाहें बन जाएंगी या कब्रिस्तान बन जाएंगे। तो जो सैकड़ों साल से अस्तित्व में है आप उनको खत्म करना चाहते हो। ऑन द कॉन्ट्रेरी भारत की सरकार ने अकेले दिल्ली में 300 वक्फ प्रॉपर्टियों को एक्वायर कर लिया। 300 वक्फ प्रॉपर्टियां, इतनी बड़ी वक्फ प्रॉपर्टियां हैं कि उसकी हम एनुअल इनकम से पूरी दिल्ली की सरकार का बजट फाइनेंस कर सकते हैं। इतनी बड़ी प्रॉपर्टियां भारत की सरकार ने एक्वायर कर ली, इसके वक्फ के कानून के होते हुए भी उसके खिलाफ जाकर के। तो सरकार तो चूंकि इस तरह की जब चीजें करती है कि मैं इन जब चीजों को अगर देखा जाए तो सरकार में माफियाओं में मुझे को ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। सरकार संविधान से चुन के आई है, संविधान के जरिए वो पीएम और सीएम बनते हैं, उसी संविधान की पावर को कहते हैं कि आपकी पावर नहीं है इसकी व्याख्या करने की। भाई कोई भी कानून बनता है पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट का हक है कानून बनाना, लेकिन उसकी व्याख्या करना, उसको देखना, उसको एडजुडिकेट करना तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स का ही काम है ना। उसको भी कहते हैं साहब आपका काम नहीं है, आप नहीं कर सकते इसे। धमकियां तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दी गई व्हाट्सएप के जरिए, बहुत सारे इनके एमपीज ने, जिसमें एक मिस्टर दुबे भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो इस तरह की चीजें जब आप इंटरफेरेंस करते हो तो बेसिकली एक तरफ तो आप क्रिमिनल कंटेम्प्ट में कोर्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो आपकी पावर नहीं है, या हमने सही बना दिया, हमने जो कुछ कर दिया सही कर दिया। अगर आपने सही कर दिया तो फिर आप ये कहना चाहते हो कि साहब संविधान की जरूरत ही नहीं है, फिर तो ऐसा तो हो नहीं सकता। जब तक हमारा संविधान है, जब तक देश है, और जब तक देश है तब तक संविधान है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है और ये हमेशा रहेंगे। बड़ी मुश्किलों से, कुर्बानियों के साथ में इस देश को आजाद करवाया, देश को बनाया, संविधान बना, तो ऐसे तो आसानी से नहीं जाने देंगे। चीफ जस्टिस साहब आए और उन्होंने ये कहा कि चूंकि मैं रिटायर होने जा रहा हूं इसलिए इसको मैं विस्तार से सुन नहीं सकता हूं, तो अगले चीफ जस्टिस जो है वो उसी को सुनेंगे। तो अगर आप लोग इससे इत्तेफाक करते हैं तो हम अगले चीफ जस्टिस को इसको हैंड ओवर करते हैं। तो सब लोगों ने इससे एग्री किया, जो विपक्ष के लोग थे यानी सरकार के लोग थे उन्होंने भी एग्री किया, और हमारी जितनी पार्टियां थी उन्होंने भी एग्री किया कि ठीक है, ये आप चूंकि इसको सुन नहीं सकेंगे तो अगले चीफ जस्टिस के हवाले कर दिया जाए।
البتہ یہ بات کہ ڈیٹ کیا ہونی چاہیے تو وہ ڈیٹ بڑھتے بڑھتے 15 تاریخ طے ہوئی ہے. تو بہرحال دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ آج سنوائی انکمپلیٹ رہتی, کوئی تفصیل سے بات ہو نہیں سکتی تھی, تو بہتر یہ ہے کہ اگلی چیف جسٹس تک یہ بات جائے. ایک بات تو اتفاق ہے. دوسری بات یہ کہ اس درمیان میں سرکار نے جو اپنا حلف نامہ دیا ہے اس میں انہوں نے پورے دیش کو مسلیڈ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ کہا گیا کہ 2013 کے بعد سے پراپرٹی میں 3 گنا اضافہ ہو گیا, بڑھ گئی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں بڑھی. ہم نے تو اپنے ریجائنڈر میں یہ بات تفصیل سے لکھی ہے کہ پہلے ایک پراپرٹی تھی, آپ نے اس کو 3 ٹکڑوں میں بانٹ دیا. ایک ہی زمین ہے, اس پہ عیدگاہ بھی ہے, اس پہ قبرستان بھی ہے, اس پہ مسجد بھی ہے. اب آپ نے اس کو 3 پراپرٹی دکھا دیا اس بار, تو ظاہر ہے وہ لازمن بڑھ جائے گی. وہ اس کا ایریا نہیں بڑھ رہا ہے, پراپرٹی بڑھ رہی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ پراپرٹی کو آپ نے 3 ٹکڑوں میں بانٹ دیا, اس لیے پراپرٹی بڑھ گئی ہے. تو اتنا جھوٹ پیدا کرنا اور لوگوں کو مسلیڈ کرنے کی کوشش کرنا, یہ تو انہی سرکار سے سیکھا جا سکتا ہے.